हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइड। स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। ठीक है, तो भैया देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यानी कि मौर्य वंश के पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, बिंदुसार शासक था जो मगध साम्राज्य में, जिसने मौर्य जो कि मौर्य वंश का दूसरा शासक था। उससे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनके बेटे आए कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आए उनके बेटे कौन? अशोक। बिंदुसार के बाद आए उनके बेटे अशोक। और बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है कब? 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो उस लेक्चर्स में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? बिंदुसार तक किया था। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अशोक के बारे में। ठीक है भैया, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अशोक के बारे में। देखिए, अशोक ने राजगद्दी संभाली थी कब? उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में। ठीक है भैया, 269 बीसी में हुआ था। अगर मैं बात करूं अशोक की, तो अशोक का पूरा नाम क्या था? देवानाम प्रिय। अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कि प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय होता है। क्या होता है? प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय। ओके भैया, क्या था? अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, और प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय इसका क्या होता है? अर्थ होता है। देखिए, पुराण में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। क्या कहा गया? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को कहा गया था क्या? अशोक वर्धन। और वैसे भी कई कई जगहों पर, यानी कि जो अशोक के जो शिलालेख हुए या फिर इसके नामों का उल्लेख, अशोक के नामों का उल्लेख ना और भी कई जगहों पर मिला है। जैसे मास्की गुर्जरा अभिलेख हो गए, मास्की अभिलेख में और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में भी हमको किसका नाम दिखाई देता है? इसका अशोक का। इन अभिलेखों में भी अशोक का नाम दिखाई पड़ता है। देखिए, राज्याभिषेक हो जाता है अशोक का कब? 269 बीसी में। लेकिन इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी कब? 273 बीसी में। तो ये 4 साल का डिफरेंस क्यों हुआ? तो डिफरेंस इस वजह से हुआ क्योंकि बिंदुसार था ना, बिंदुसार के 101 बेटे थे। बिंदुसार के कितने बेटे थे? 101 बेटे थे। और सबसे बड़ा कौन था? पिछले लेक्चर्स में बताया था, जो कि उसमें तक्षशिला के विद्रोह में मारा गया था। और फिर दूसरा जो बेटा था वो था अशोक। अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया था। तो वहां पर क्या हुआ? 273 बीसी में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जो बाकी के 100 भाई बचे हैं, सबसे छोटे बेटा क्या नाम था? तिष्य, जिसको अशोक ने छोड़ दिया था। और बाकी जो 99 भाई थे, 99 जो ब्रदर थे, उन सबको मार दिया था किसने? अशोक ने। तो इनको मारने के लिए जो संघर्ष चला ना, वो लगभग 4 सालों तक चला था। जिसके चलते क्या हुआ? 4 सालों के बाद, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल के बाद अशोक का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, राजा बनने से पहले ना, अशोक क्या था? राजा बनने से पहले जो अवंतीय क्षेत्र था, ठीक है, मगध साम्राज्य का अवंतीय क्षेत्र था ना, तो राजा बनने से पहले अशोक यहाँ का क्या था? राज्यपाल हुआ करता था। अशोक यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, अवंतीय क्षेत्र का। और अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। अशोक को क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? सम्राटों का सम्राट। सम्राटों का सम्राट जिसका मतलब होता है। उसके बाद उस टाइम पर क्या था? जो अशोक था ना, अशोक उस टाइम का यानी मगध साम्राज्य में, मौर्य राजवंश में सबसे महान शासक तो था ही, लेकिन उस टाइम का भी क्या था? अशोक भारत का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाता था। ठीक है भैया, महान और शक्तिशाली शासक माना जाता था उस टाइम पर पूरे भारत का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। देखिए, इसके राज्य का विस्तार क्या था? हिंदू कुश की श्रेणियां थी ना, वहां तक इसका विस्तार था। ईरान, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में भी इसका विस्तार था। तो देखिए क्या था? हिंदू कुश की उत्तर में, देखिए ये क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया।
तो उत्तर में क्या था, हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर, ठीक है, हिंदू कुश की श्रेणियों से, ठीक है भैया, दक्षिण में कहां तक, गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं मैसूर तक, गोदावरी नदी तक, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर मैसूर तक क्या था, इसके राज्य का विस्तार था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूर्व में बांग्लादेश से लेकर, पूर्व में कहाँ से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, और पश्चिम में, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक इसका क्या था, विस्तार था। देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अशोक के राज्य का विस्तार कहाँ तक था, उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में जो मैसूर आता है वहां तक इसका विस्तार था। दूसरी तरफ पूर्व में बांग्लादेश से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान या फिर ईरान तक क्या था, इसका विस्तार माना जाता है। इसने क्या किया, लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, लगभग 37 वर्ष यानी कि 37 ईयर्स तक इसने क्या किया, राज किया। कहाँ पर, मगध साम्राज्य पर, यानी कि 232 ईसा पूर्व तक, लगभग 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और इसका जो लेख है ना, एक कहाँ पर, भामरू शतंभ लेख है, इसका एक अभिलेख है, कौन सा, भामरू शतंभ अभिलेख, जिसमें इसने क्या कहा है, और ये अभिलेख कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है भाई, ये अभिलेख कहाँ पर, हमारा राजस्थान है। और जिसमें इसने स्वयं को क्या कहा है, जिसमें इसने स्वयं को कहा है मगध का सम्राट, इस अभिलेख में इसने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, ठीक है भैया। ये था क्या, इसके शतंभ लेख की बात है। उसके बाद इसने क्या क्या करवाया, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है भैया, सांची का स्तूप है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद इसने श्रीनगर की भी स्थापना की थी, श्रीनगर की भी स्थापना की इसने। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक महत्वपूर्ण लड़ाई है इसके जीवन की, कौन सी, कलिंग की लड़ाई। उसके बाद इसके एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, कौन सी, कलिंग की लड़ाई। देखिए ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है, कौन सा, कलिंग का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, कलिंग युद्ध। देखिए जब इसने राजगद्दी संभाली थी ना, तो उसके 8 वर्ष के पश्चात ही, ठीक है भैया, उसके 8 वर्ष के पश्चात ही क्या हो जाता है, कलिंग में लड़ाई हो जाती है। यानी कि जो वर्तमान में क्या है, उड़ीसा, वर्तमान में क्या है, ये उड़ीसा है। उस टाइम पर ये कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर क्या हो जाता है, कलिंग युद्ध हो जाता है। और जो कलिंग की राजधानी थी ना, कौन सी, तोशिला, उस टाइम पर कलिंग की राजधानी थी तोशिला। तो अशोक क्या करता है, यहाँ पर कलिंग में युद्ध में क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और तोशिला को अपने हिस्से में कर लेता है। और इस युद्ध में क्या होता है, इस लड़ाई में क्या होता है, लाखों लोगों की जान चली जाती है। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान चली जाती है तथा लाखों लोग बंदी भी बनाए गए और लाखों लोग क्या हुआ, जख्मी भी हुए। लेकिन जब अशोक होते हैं ना, जब वो रणभूमि पर जाते हैं ना, जब अशोक रणभूमि पर जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर, यानी कि लाखों लोग मरे हुए हैं, कुछ लोग क्या थे वहां पर जख्मी थे, तो उन लोगों को देखकर ना इनके हृदय में परिवर्तन आ जाता है और ये वहां पर निर्णय ले लेते हैं, क्या, वहां पर ये एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं अपनी जिंदगी की, आज के बाद वो कभी भी क्या है, लड़ाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलेंगे, कि वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उसने धर्म के मार्ग पर चलते चलते ना शिलालेखों का भी प्रचलन किया। किनका, शिलालेखों का प्रचलन किया। शिलालेख यानी कि पत्थर पर क्या है, कुछ लिख दिया जाता था और उन पत्थरों पर कुछ अच्छी बातें लिखी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या हो गया, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ली थी किससे, उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किनसे ली, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, उसमें बौद्ध धर्म में सबसे पहले नाम आता है किसका, गौतम बुद्ध का।
बौद्ध धर्म में सबसे पहले नाम आता है गौतम बुद्ध का, लेकिन इनके बाद बौद्ध धर्म में नाम आता है किनका? अशोक का। इनके बाद नाम आता है बौद्ध धर्म में किनका? अशोक का, क्योंकि अशोक ने सिर्फ अकेले ही मतलब इसके धर्म का प्रचार नहीं किया, बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र महेंद्र और इसकी एक पुत्री थी कौन? संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है भैया, इन दोनों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर अशोक के काल में बनाए गए चिन्ह, अशोक चिन्ह है। ठीक है भैया, अशोक के काल में बनाए गए चिन्ह आज भी भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है भैया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और कहाँ से लिया गया है? अशोक के चिन्ह से ही लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और इसके अलावा जो दिव्य दान है, दिव्य दान में अशोक की दो पत्नियां, अशोक की दो, दिव्य दान में तो क्या था? ये है हमारा क्या? दिव्य दान। तो दिव्य दान में अशोक के दो भाइयों के नाम मिलते हैं। एक का नाम तो क्या था? सुसीम। एक का नाम था क्या? सुसीम। और दूसरे भाई का नाम क्या था? दूसरे भाई का नाम था तिश्र। दूसरे भाई का नाम था यहाँ पर विगत शोक। दूसरे भाई का नाम विगत शोक यहाँ पर माना जाता है। ये क्या था? दिव्य दान में क्या हुआ? सुसीम और विगत शोक नामक अशोक के दो भाइयों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है कब? 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के पश्चात लगभग 50 वर्षों तक ही चल पाया क्या? मौर्य वंश का शासन। मौर्य वंश का शासन मगध साम्राज्य पर अशोक की मृत्यु के पश्चात सिर्फ 50 वर्षों तक ही चल पाया, क्योंकि आने वाले जो शासक थे ना वो बहुत ही कमजोर शासक थे। और जहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, अशोक के धर्म हो गए, अशोक ने क्या क्या कार्य करवाए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके अलावा अगर बात करूँ अशोक के बाद कौन कौन से शासक आए थे, तो उनका हम जिक्र यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि काफी कमजोर शासक आ गए थे। सबसे अंतिम शासक थे ना जो बृहद्रथ, सबसे अंतिम शासक थे हमारे कौन से? बृहद्रथ। उनका हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन जरूर देंगे आप लोगों को। और जितना भी मैं यहाँ पर मौर्य वंश से रिलेटेड करवा रहा हूँ ना, इनसे अलग भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डालूंगा। मौर्य वंश यहाँ पर मगध साम्राज्य पर भी पार्ट 4 चल रहा है मौर्य वंश का। इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा मौर्य वंश का पार्ट 5। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे मौर्य वंश के बाद यहाँ पर जो भी शासन आता है, जैसे हम सातवाहन कह सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे जितने भी मौर्योत्तर काल होंगे ना, जो मतलब मौर्य वंश के बाद के शासक हुए यहाँ पर, जो भी वंश हुए हैं कहाँ पर? मगध साम्राज्य पर, उनका हम जिक्र करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मौर्योत्तर राजवंश। क्या कहते हैं? मौर्योत्तर राजवंश। तो उनका जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।